नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम अग्निवीर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है कलाई की हड्डी, दूसरा ऑप्शन है कोहनी की हड्डी, तीसरा ऑप्शन है रेडियस और चौथा ऑप्शन है स्टेपिज। तो प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टेपिज। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है कैमूर की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है हिमाद्री, तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ और चौथा ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियाँ। तो प्रश्न क्या है, भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे, भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अरावली की पहाड़ियाँ। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है कावेरी, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों को खालिस्तान मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। खरीफ फसलों को खालिस्तान मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है शीत, दूसरा ऑप्शन है ग्रीष्म, तीसरा ऑप्शन है बसंत और चौथा ऑप्शन है वर्षा। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि खरीफ फसलों को खालिस्तान मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वर्षा। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है विली, तीसरा ऑप्शन है नसें और चौथा ऑप्शन है धमनियां। तो निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो सभी बच्चे उत्तर बताए कि निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विली। विली परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। प्रश्न क्या है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो पहला ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा ऑप्शन है बेरिंग जल संधि, तीसरा ऑप्शन है हॉर्मुज जल संधि और चौथा ऑप्शन है पाक जल संधि। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है साबुन बनाने में, दूसरा ऑप्शन है अखबार बनाने में, तीसरा ऑप्शन है दांतों की चिकनाई हटाने में और चौथा ऑप्शन है अचार संरक्षण में। तो प्रश्न क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि इनमें से किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अचार संरक्षण में। अचार के संरक्षण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। प्रश्न क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सर सैयद मोहम्मद और चौथा ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो प्रश्न क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बढ़ते हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओडिशा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील है। तो प्रश्न क्या है, ओडिशा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील है। तो इसका पहला ऑप्शन है डल झील, दूसरा ऑप्शन है वुलर झील, तीसरा ऑप्शन है चिल्का झील और चौथा ऑप्शन है पुलिकट झील। तो प्रश्न क्या है,
ओडिशा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील है। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि ओडिशा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील होती है। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा जीवित पक्षी है। प्रश्न क्या है? सबसे छोटा जीवित पक्षी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है हमिंग बर्ड, दूसरा ऑप्शन है कैनरी, तीसरा ऑप्शन है हाउस स्पैरो और चौथा ऑप्शन है डव। तो प्रश्न क्या है? सबसे छोटा जीवित पक्षी है। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि सबसे छोटा जीवित पक्षी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता। प्रश्न क्या है? मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता। तो इसका पहला ऑप्शन है लारा दत्ता, दूसरा ऑप्शन है अनुकृति वास, तीसरा ऑप्शन है मानुषी छिल्लर और चौथा ऑप्शन है युक्ता मुखी। तो प्रश्न क्या है? मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि मिस वर्ल्ड 2017 किताब किसने जीता था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 किताब जीता था। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है हीरा, तीसरा ऑप्शन है चांदी और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा सब पदार्थ सबसे कठोर है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था। तो प्रश्न क्या है? नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था। तो पहला ऑप्शन है लिग्नी, दूसरा ऑप्शन है जेना, तीसरा ऑप्शन है वाटरलू और चौथा ऑप्शन है अरकोले। तो प्रश्न क्या है? नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वाटरलू। नेपोलियन को वाटरलू युद्ध में हराया गया था। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका ने खालिस्तान को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। प्रश्न क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने खालिस्तान को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। तो इसका पहला ऑप्शन है 1932, दूसरा ऑप्शन है 1787, तीसरा ऑप्शन है 1877 और चौथा ऑप्शन है 2000। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने खालिस्तान को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1787। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को कहा जाता है। प्रश्न क्या है? स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है थिग्मोनास्टी, दूसरा ऑप्शन है जियोट्रोपिज्म, तीसरा ऑप्शन है फोटोट्रोपिज्म और चौथा ऑप्शन है केमोट्रोपिज्म। तो प्रश्न क्या है? स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है थिग्मोनास्टी। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में खालिस्तान शामिल नहीं है। प्रश्न क्या है? स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पंचायत समिति, दूसरा ऑप्शन है ग्राम समिति, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत और चौथा ऑप्शन है जिला परिषद। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ग्राम समिति। स्थायी सरकारी त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम समिति शामिल नहीं होती है। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो प्रश्न क्या है? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 2019, दूसरा ऑप्शन है 2000, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1950। तो प्रश्न क्या है? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएं कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1950। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रक्त समूह खालिस्तान वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता या सर्वदाता कहा जाता है। तो प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक या सर्वदाता होता है। तो पहला ऑप्शन है ओ नेगेटिव,
दूसरा ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है ए बी नेगेटिव और चौथा ऑप्शन है ओ पॉजिटिव। तो प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक या सर्वदाता होता है? तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ओ नेगेटिव। सर्वदाता या सार्वभौमिक रक्त समूह ओ नेगेटिव होता है। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, महानदी और गोदावरी की समृद्धि डेल्टाओं में खालिस्तान मिट्टी पाई जाती है। तो प्रश्न क्या है, महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में खालिस्तान मिट्टी पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है काली, दूसरा ऑप्शन है शुष्क, तीसरा ऑप्शन है वनीय और चौथा ऑप्शन है जलोढ़। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है जलोढ़। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रश्न क्या है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो प्रश्न क्या है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को NaCl के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रश्न क्या है, DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड और चौथा ऑप्शन है डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताइए DNA का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का पूर्ण नाम होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लार ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थाइमस और चौथा ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि इनमें से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं होती है। बढ़ते हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक होता है? तो पहला ऑप्शन है कबूतर, दूसरा ऑप्शन है कौवा, तीसरा ऑप्शन है मोर और चौथा ऑप्शन है उल्लू। तो सभी बच्चे उत्तर बताएंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है कबूतर। कबूतर शांति का प्रतीक होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? प्रश्न क्या है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, तीसरा ऑप्शन है कथक और चौथा ऑप्शन है मोहिनीअट्टम। तो प्रश्न क्या है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भरतनाट्यम। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाए। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है? तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है रूमी, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है गांधी और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बुद्ध। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो प्रश्न क्या है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात राजस्थान क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है ओडिशा झारखंड क्षेत्र। तो प्रश्न क्या है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है।
तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ओडिशा झारखंड। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसका पहला ऑप्शन है बैंकिंग, दूसरा ऑप्शन है न्यायतंत्र, तीसरा ऑप्शन है कृषि और चौथा ऑप्शन है सूचना और प्रौद्योगिकी। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि होता है। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्या है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है टिश्यू, तीसरा ऑप्शन है जाइलम और चौथा ऑप्शन है फ्लोएम। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में मौजूद हरा रंग होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न क्या है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला ऑप्शन है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। पहला ऑप्शन क्या है, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। दूसरा ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल की स्थिति लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। तीसरा ऑप्शन है सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। और चौथा ऑप्शन है लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पुस्तक इंडिया 2020 खालिस्तान द्वारा लिखी गई। तो प्रश्न क्या है, पुस्तक इंडिया 2020 खालिस्तान द्वारा लिखी गई। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है प्रसून जोशी, तीसरा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद और चौथा ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी। तो प्रश्न क्या है, पुस्तक इंडिया 2020 खालिस्तान द्वारा लिखी गई। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि पुस्तक इंडिया 2020 खालिस्तान द्वारा लिखी गई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा APJ अब्दुल कलाम। पुस्तक इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो प्रश्न क्या है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसका पहला ऑप्शन है सानिया मिर्जा, दूसरा ऑप्शन है शिखा टंडन, तीसरा ऑप्शन है शिवानी कटारिया और चौथा ऑप्शन है आरती शाह। तो प्रश्न क्या है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आरती शाह। आरती शाह इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है GST का पूरा अर्थ क्या होता है। प्रश्न क्या है, GST का पूरा अर्थ क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि GST का पूरा अर्थ क्या होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, दूसरा ऑप्शन है ग्रोथ एंड सेल टैक्स, तीसरा ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और चौथा ऑप्शन है गुड्स एंड सेल्स टैक्स। तो प्रश्न क्या है, GST का पूरा अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का पूरा अर्थ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर C बताया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। तो प्रश्न क्या है, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। तो इसका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो प्रश्न क्या है, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। तो सभी बच्चे इसका कमेंट में उत्तर बताए कि लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा महाराष्ट्र।
इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जिन जैकस एक प्रसिद्ध खालिस्तान था। तो प्रश्न क्या है, जिन जैकस एक प्रसिद्ध खालिस्तान था। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि जिन जैकस एक प्रसिद्ध खालिस्तान था। तो इसका पहला ऑप्शन है चित्रकार, दूसरा ऑप्शन है चिंतक, तीसरा ऑप्शन है सम्राट और चौथा ऑप्शन है चिकित्सक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चिंतक। जिन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक था। तो इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो प्रश्न क्या है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा ऑप्शन है 1909, तीसरा ऑप्शन है 2009 और चौथा ऑप्शन है 1800। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है 2009। श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। तो पहला ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है नागपुर और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नागपुर। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। प्रश्न क्या है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसका पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन है तन्वी लाड, तीसरा ऑप्शन है अरुंधति पंतानवे और चौथा ऑप्शन है साइना नेहवाल। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है पीवी सिंधु। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो प्रश्न क्या है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गोवा। गोवा भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया। तो प्रश्न क्या है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया। तो इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, दूसरा ऑप्शन है सोवियत संघ का विघटन और तीसरा ऑप्शन है रूसी क्रांति और चौथा ऑप्शन है जार के पतन। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। तो प्रश्न क्या है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। तो इसका पहला ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है अमर नीलगिरी की पहाड़ियाँ और चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में टूटा था। तो प्रश्न क्या है, सोवियत संघ खालिस्तान वर्ष में टूटा था। तो इसका पहला ऑप्शन है 1880, दूसरा ऑप्शन है 1900, तीसरा ऑप्शन है 2000 और चौथा ऑप्शन है 1991। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में टूटा था। तो इसका राइट ऑप्शन है 1991। जिन सभी बच्चों ने 1991 लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत।
इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अंतिम और आखिरी प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है रेडियस, दूसरा ऑप्शन है अल्ना, तीसरा ऑप्शन है टीबिया और चौथा ऑप्शन है फीमर। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन है फीमर। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।